चलता फिरता जीप हाउस। भोजपुर एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी गांव था। उस गांव की सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आते थे। जगन सेठ का भोजपुर में एक काफी बड़ा होटल था। उनके पास काफी गाड़ियां और काफी नौकर चाकर थे जो टूरिस्ट लोगों की देखभाल करते थे और उन्हें शहर और गांव घुमाते थे। मोहन जगन सेठ के पास काम करता था। वह टूरिस्ट लोगों को घुमाने का काम करता था। जगन सेठ उसे बहुत पसंद करते थे और सभी टूरिस्ट लोग भी मोहन की तारीफ करते थे। भाई वाह, भोजपुर घूमकर मजा आ गया। गाइड हो तो मोहन जैसा हो। धन्यवाद सर, अपना घर दिखाना किसे अच्छा नहीं लगता। ये तो मेरा घर है और मेरे अहोभाग्य कि आप यहाँ पर घूमने आए। जगन सेठ मोहन की ऐसी बातों से बहुत खुश होता था और इधर मोहन की कमाई का भी यही साधन था। इसी काम से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन एक दिन तनख्वाह देते हुए जगन सेठ ने मोहन से कहा, माफ करना मोहन, मुझे तुम्हें अब नौकरी से निकालना पड़ेगा। क्यों सेठ जी, क्या गलती हो गई मुझसे? अरे नहीं नहीं मोहन, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। वो क्या है कि मेरा बेटा मदन शहर से पढ़कर आ गया है, उसे भी तो काम सिखाना है ना। और अब वह तुम्हारी जगह लेगा और टूरिस्टों को जगह दिखाएगा। यह सुनकर मोहन बहुत दुखी हो गया और बड़े दुखी मन से अपने घर वापस आ गया। घर आते ही मोहन की पत्नी ने उससे पूछा, क्या हो गया जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं लता, सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया है और मुझे इस काम के अलावा और कुछ आता भी नहीं। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मोहन अपने घर में बैठा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे इस घर में कोई है क्या? जी बताइए, मेरा नाम मोहन है, आप कौन? देखिए मैं एक टूरिस्ट हूँ और भोजपुर घूमने आया हूँ। किसी ने मुझे बताया कि आप भोजपुर को सबसे अच्छी तरह घुमा सकते हैं। हाँ हाँ जरूर, आइए, आपका स्वागत है। और वो टूरिस्ट मोहन के घर रुक जाता है। मोहन और उसकी पत्नी उसकी खूब अच्छे से देखभाल करते हैं और मोहन उसे पूरा भोजपुर घुमाता है। वह टूरिस्ट जाते जाते मोहन को खूब सारे पैसे देकर जाता है और उसका धन्यवाद करता है। टूरिस्ट के जाते ही मोहन के मन में एक आइडिया आता है। वह उन पैसों से एक पुरानी जीप खरीदता है और उस पे लकड़ी का सुंदर सा घर बनाता है और उसे चलता फिरता जीप टूरिस्ट घर का नाम दे देता है। धीरे धीरे भोजपुर में मोहन का चलता फिरता जीप घर प्रसिद्ध हो गया। अब मोहन और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े खुशी खुशी रहने लगे और आने वाले टूरिस्टों का दिल से स्वागत करने लगे। और सभी लोग मोहन को एक चलते फिरते जीप हाउस वाले मोहन के नाम से जानने लगे। ट्रैक्टर और सोने की बस। रामू और पिंटू नाम के दो दोस्त भोजपुर गांव में रहते थे। पिंटू बहुत ही अमीर था और रामू बहुत गरीब। पिंटू रामू को हर समय नीचा दिखाता था और अपने महंगे खिलौने दिखाकर उसे चिढ़ाता था। देख रामू, मेरी टॉय कार कितनी बढ़िया है, रिमोट से चलती है। तेरी कार लकड़ी की है, बेकार। आजकल किसी के पास ये पुरानी कार नहीं होती, पर तू क्या करे, तू बहुत गरीब है ना। रामू पिंटू की बातों का बुरा नहीं मानता और उसे कोई ना कोई जवाब देकर बात को टाल देता था। समय के साथ दोनों बड़े हो गए। पिंटू एक बहुत बड़ा सेठ बन गया और रामू अपने पिता के खेतों में काम करने लगा। लेकिन पिंटू आतन अभी भी रामू को नीचा दिखाने की हर कोशिश करता था और हमेशा की तरह रामू अभी भी पिंटू की किसी बात का बुरा नहीं मानता था और हर बात को हंस के टाल देता था। खेतों में काम करने के लिए रामू ने एक ट्रैक्टर खरीदा और उधर पिंटू ने अपने पैसों से एक गोल्डन बस खरीदी जिसका उसे बहुत घमंड था। एक दिन जब रामू अपने ट्रैक्टर को लेकर उसकी दुकान के सामने से जा रहा था, तभी पिंटू ने रामू से कहा, अबे रामू कहाँ जा रहा है तू? ट्रैक्टर में बैठकर। अरे तूने मेरी गोल्डन बस देखी है क्या? कितनी अच्छी है। ठीक है पिंटू, मुझे बहुत खुशी हुई कि तेरे पास गोल्डन बस है। अबे तेरे खटारे से तो बहुत महंगी है वो। चला तुझे दिखाऊं अपनी गोल्डन बस। नहीं नहीं पिंटू, मुझे जल्दी खेतों में जाना है, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। मैं फिर कभी देख लूंगा। तुझे तेरी नई बस बहुत मुबारक हो। ऐसा कहकर रामू वहाँ से अपना ट्रैक्टर लेकर चला जाता है। यह सुनकर पिंटू को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, इतना घमंड अपने ट्रैक्टर पे? तो रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे।
और वह अपने सोने की बस चलाकर उसके ट्रैक्टर का पीछा करने लगता है। और देखते ही देखते उसके ट्रैक्टर के साथ आ जाता है। अबे रुक जा रामू, रुक जा, देख ले मेरी बस को, रोक अपने ट्रैक्टर को। और रामू उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने ट्रैक्टर को आराम से चलाता रहता है। अच्छा, मुझसे आगे निकलेगा, रुक अभी बताता हूँ। पिंटू अपनी बस को और तेज चलाने लगता है। तेज चलाने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बस एक नाले में गिर जाती है। यह देखकर रामू अपना ट्रैक्टर रोक लेता है और वो पिंटू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। पिंटू को जैसे ही होश आता है तो वो अपने सामने रामू को बैठा हुआ देखता है। तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं। कैसे हो पिंटू? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई। अरे बेटा, धन्यवाद मेरा नहीं, अपने दोस्त रामू का करो। अगर ये तुम्हें यहाँ समय पर नहीं लाता तो तुम्हारी जान बचाना बहुत मुश्किल था। यह सुनकर पिंटू बहुत शर्मिंदा होता है और वह रामू से कहता है, धन्यवाद रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से ही हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन तुमने आज मेरी जान बचाकर मेरा सारा घमंड तोड़ दिया है। अरे यार कोई बात नहीं, दोस्ती में तो ये सब चलता ही है। बस तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर रेस लगाएंगे। ऐसा कहकर रामू पिंटू को गले लगा लेता है और पूरे शहर में ट्रैक्टर वाले रामू और सोने की बस वाले पिंटू की दोस्ती मशहूर हो जाती है। बाइक गोल्डन हाउस। बीजापुर गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। वह उसी गांव में रहने वाली एक लड़की सोनिया से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से छिपकर मिलते थे। बस अब बहुत हुआ, हमें हम दोनों के बारे में तुम्हारे पापा को बता देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, कल ही पापा को सब सच बता देंगे। अगले ही दिन नंदू और सोनिया दोनों मिलकर सोनिया के पिता सेठ हीरालाल के पास जाते हैं। पिताजी, ये नंदू है, मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। नंदू सेठ जी से सोनिया के लिए अपना प्यार जताकर उसका हाथ मांगता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, लेकिन शादी होने से पहले मैं तुम्हें परखना चाहूंगा। अगर तुम एक हफ्ते तक मेरे सोने के घर को संभाल लोगे तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, वरना तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। नंदू सेठ जी की शर्त मान जाता है और घर की रखवाली करने लगता है। वो पूरे घर को एक पहिए वाले ट्रॉले पर लाद देता है और उसे अपनी बाइक से जोड़ देता है। एक रात जब गुंडे उस घर में चोरी करने आते हैं तो नंदू बाइक चलाकर उस घर को वहां से हटा देता है और गुंडे वहां से वापस चले जाते हैं। और एक हफ्ते तक नंदू ऐसे ही बाइक पर बांधकर उस घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता रहता है और गुंडों और चोरों से बचा के रखता है और नंदू अपनी शर्त पूरी कर लेता है। ठीक एक हफ्ते बाद, लीजिए सेठ जी, मैंने अपना वादा पूरा किया और शर्त के अनुसार मैंने आपके सोने के घर को बचा कर रखा। पिताजी, अब तो नंदू ने अपना वादा पूरा कर दिया ना, अब तो आप हमारी शादी करवा देंगे ना पिताजी? अरे वाह नंदू, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी शर्त पूरी की। तुमने इस घर को जिस लगन से संभाला है उसी लगन से मेरी बेटी का भी ध्यान रखना। अब चलो, कल से शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जी सेठ जी। अरे बेटा, अब सेठ जी नहीं पापा कहो और मेरे गले से लग जाओ। सेठ हीरालाल नंदू और सोनिया की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाते हैं और नंदू और सोनिया बड़े खुशी खुशी उसी बाइक वाले सोने के घर में रहने लगते हैं। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे। ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था, लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सरदर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है।
डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूं। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।